नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सक्सेस 95 में स्वागत है। इससे पहले वीडियो में हम लोग खिलजी वंश का अध्ययन कर रहे थे और खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी का एक्सरसाइज चल रहा है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक कहानी की तरह हम लोग इसे समझ रहे हैं। तो पहले वीडियो में हम लोग जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, उसकी जीवनी, उसने किसको कौन कौन सा पद दिया, यह सब अध्ययन करे थे। और अब उसकी शासन व्यवस्था, उसके विद्रोह और वो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का वध, ये अध्ययन करेंगे। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की जो शासन व्यवस्था है उसकी नीति कैसी थी, तो बड़े ही सद्भावनापूर्ण थी। वह सद्भावनापूर्ण का मतलब, जब वह सुल्तान बना था तो उसकी आयु 70 वर्ष की हो चुकी थी, इसलिए बहुत उदार था और वह सभी लोगों को खुश करना चाहता था, सभी का समर्थन चाहता था। जितने सरदार थे किसी को कोई कष्ट नहीं देता था। इसी पर बर्नी ने क्या कहा था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के बारे में कि वह एक चींटी को नुकसान न पहुंचाने की नीति में विश्वास करता था, ऐसा कहा है। जलालुद्दीन वृद्ध मुसलमान हो चुका था। उसने कहा कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और अब मुझे रक्त बहाने की आदत नहीं है। उसने, जब जलालुद्दीन ऐसा कार्य कर रहा था, वह लोगों के बीच में नैतिक भावना प्रकट कर रहा था, तो कुछ लोग जलालुद्दीन की इस उदारता को लेकर गलत नीतियां अपनाने लगे, विद्रोह करना शुरू कर दिए। जैसे मलिक छज्जू था, इसने विद्रोह कर दिया और सुल्तान मुगिसुद्दीन की उपाधि धारण कर लेता है और अपने नाम का सिक्का भी चलवा देता है और खुतबा भी पढ़वाता है। अवध का सूबेदार हातिम, बदायूं का सूबेदार मलिक बहादुर और आलम गाजी, यह सब मलिक छज्जू के साथ हो जाते हैं और एक साथ विद्रोह कर देते हैं, दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यह जलालुद्दीन को भी पता चलता है विद्रोह के बारे में, तो उसने भी अर्कली खां को लेकर के आगे बढ़ जाता है। और जब आगे बढ़ता है जलालुद्दीन लड़ाई करने के लिए इस मलिक छज्जू और उसके साथियों से, तो जलालुद्दीन अपने पुत्र जो खान खाना था उसको दिल्ली में छोड़ देता है देखभाल करने के लिए दिल्ली की, और चला जाता है। अर्कली खां सेना लेकर के आगे आगे जा रहा था, पीछे पीछे जलालुद्दीन। और जब तक जलालुद्दीन की सेना मलिक छज्जू के पास पहुंचती, उससे पहले ही अर्कली खां ने मलिक छज्जू को परास्त कर देता है और इन लोगों को गिरफ्तार कर लेता है। गिरफ्तार करने के बाद, बंदी बनाने के बाद, सबको गंदे कपड़े पहना करके और जलालुद्दीन के सम्मुख लेकर के पहुंचता है और ऐसी स्थिति देख करके उसे बड़ी ही दयनीय स्थिति समझ करके छोड़ देता है। बड़ा दयालु भाव उत्पन्न हो जाता है जलालुद्दीन के अंदर और सबको छोड़ देता है। और कड़ा मानिकपुर का जो सूबेदार है वह किसको बनाया जाता है, फिरोज शाह खिलजी बनाता है अलाउद्दीन खिलजी को। जलालुद्दीन खिलजी प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने विद्रोहियों को संतुष्ट किया, विद्रोहियों को दंड नहीं दिया, केवल संतुष्ट किया। और जो ठग थे, जो लुटेरे थे, डाकू थे, उन लोगों को एक नाव में बैठा करके बंगाल भेज देता है, लेकिन दंड नहीं देता है। जो षड्यंत्रकारी अमीर थे उन सब लोगों को छोड़ देता है कि ऐसी गलती अब दोबारा नहीं करेंगे। और यह जो षड्यंत्रकारी अमीर थे, इन लोगों ने भी एक बार योजना बनाई थी किसे मारने की, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को मारने के लिए भी योजना बनाई थी। और उस योजना के बाद भी जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी सभी अमीरों को छोड़ देता है। उसी में एक सिद्दी मौला था, उसकी भी हत्या जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी करवाता है। यही एक घटना उसमें आती है। तो यह सिद्दी मौला ईरान का था और अजोधन के शेख फखरुद्दीन शंकर थे, उन्हीं का अनुयायी यह था। और इसके
जो खानकाह दिल्ली में खानकाह यह चलाता था सिद्दी मौला, तो उसमें जलालुद्दीन फिरोज शाह का जो पुत्र था खान खाना, वह भी उसमें पहुंचता था। बहुत से अनुयायी पहुंचते थे और बहुत अच्छा जो है किसका खानका चलता था। लेकिन दो हिंदू अधिकारी थे, एक हथियापक और एक था निरंजन कोतवाल। और ये दोनों ने एक षड्यंत्र रचते हैं कि अब उसी सिद्दी मौला को सुल्तान बनाया जाए और जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की हत्या कर दी जाए। उसके बाद जब इसकी जानकारी जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की होती है तो उसने उन तीनों की हत्या करवा देता है, दोनों हिंदू अधिकारी और सिद्दी मौला की। जलालुद्दीन कुछ समय बाद जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का जो पुत्र था उसकी भी मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु होती है? जब उसने सिद्दी मौला को मृत्युदंड दिया था उसके कुछ समय बाद ही। और उसके कुछ समय बाद फिर आक्रमण होता है अब्दुल्ला का। यह कौन है? मंगोल आक्रमणकारी है। 1292 में आक्रमण करता है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के समय में आक्रमण भारत पर करता है। लेकिन जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी इन्हें पराजित इसे कर देता है और उससे कुछ चापलूसी भरी ऐसी बातें यह करता है जिससे जलालुद्दीन इसे पुत्र कहता है। किसे पुत्र कहता है? अब्दुल्ला को। और उसके कुछ समय बाद हलाकू का पौत्र उलुग खां यह भी भारत पर आक्रमण करता है और यह भी पराजित हो जाता है। लेकिन अपने 4000 समर्थकों के साथ उलुग खां इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेता है। और उन समर्थकों के साथ जब इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेता है तो सुल्तान की पुत्री से इसका विवाह हो जाता है और नवीन मुसलमान के नाम से मंगोलपुरी में यह बस जाते हैं। अब कुछ इसके जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के अभियान। उसने रणथंभौर पर सबसे पहला आक्रमण करता। दो ही आक्रमण जो है कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का है, एक रणथंभौर पर आक्रमण होता है और एक मंदौर पर। तो जो रणथंभौर पर आक्रमण करता है वहाँ का राजा जो हम्मीर देव था। अब जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी आक्रमण करता है कब? 1290 में। और मंदिरों को तोड़ते हुए जब पहुंचता है हम्मीर देव के किले के पास तो उसका किला बहुत ही दृढ़ होता है और जलालुद्दीन खिलजी को लगता है कि इस किले को जीत पाना मुश्किल है। अतः जलालुद्दीन खिलजी कहता है कि वह एक मुसलमान के बाल को भी ऐसे 10 किलो की तुलना में अधिक महत्व देता है। यह कहकर वहां से दिल्ली वापस लौट जाता है। फिर उसके बाद मंदौर पर आक्रमण करता है कब? 1292 में। और उसे वापस लौटते समय मंदौर पर आक्रमण करके दिल्ली में मिला लेता है। यही दो आक्रमण इसका होता है। उसके बाद अब उसका जो भतीजा अलाउद्दीन खिलजी है इसका अभियान चालू हो जाता है। यह कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा। उसके बाद यह जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी आक्रमण करता है भिलसा पर और देवगिरी पर। तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी यह सुल्तान बनने की इच्छा रखता था। जब उसने देखा जलालुद्दीन की उदार नीतियों को देखा तो अलाउद्दीन के अंदर एक लालसा उत्पन्न हो गई थी और इसने जलालुद्दीन को धोखा दिया कि वह चंदेरी पर आक्रमण करना चाहता है। ऐसा बहाना बनाया, लेकिन आक्रमण कहाँ करता है? भिलसा और देवगिरी पर। क्यों करता है? क्योंकि इसने सुन चुका था कि यहाँ धन बहुत अधिक मिलेगा और धन जब मिल जाएगा तो इसके शक्तियों में वृद्धि होगी और यह सुल्तान बन जाएगा। ऐसा सोच करके वह सबसे पहले भिलसा पर आक्रमण करता है। कब? 1292 ईस्वी में। और वहाँ बहुत सारा धन लूटता है और लूटने के बाद आकर के उसका कुछ भाग सुल्तान जलालुद्दीन को देता है और कुछ अपने पास रखता है। जलालुद्दीन इससे खुश होता है और अब अवध की सूबेदारी भी दे देता है। जब यह
लूट करके वापस चलने लगता है, तो अब किसी के बारे में अब बताने की आवश्यकता नहीं थी। वह आक्रमण कर देता है, कहाँ, देवगिरी पर आक्रमण कर देता है 1296 ईस्वी में। और वहाँ का शासक कौन था? रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव यह हार जाता है और संधि कर लेता है, किससे? अलाउद्दीन खिलजी से। कारण यह था कि जब अलाउद्दीन देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए पहुंचा, तो वहां कह दिया कि मैं अपने चाचा जलालुद्दीन के भगाने की वजह से आया हूं, और अंदर घुसता है तो अचानक आक्रमण कर देता है। रामचंद्र देव समझ नहीं पाता है और हार जाता है, और हारने के बाद वह संधि कर लेता है। फिर उसके बाद जो है कि जो शंकर देव है, यह रामचंद्र देव का पुत्र है। इसे पता चलता है कि मेरे पिता जो है हार चुके हैं और संधि कर लिए हैं अलाउद्दीन से, तो इसने क्या किया, ये भी आक्रमण कर देता है अलाउद्दीन पर। लेकिन शंकर देव हार जाता है और यह भी संधि कर लेता है। अब इन दोनों लोगों से वह काफ़ी धन ज़्यादा पहले से लेता है, और जाते जाते वह अलाउद्दीन विवाह करता है किसकी पुत्री से? रामचंद्र देव की पुत्री से विवाह करके उसके बाद वापस चला जाता है। जब जलालुद्दीन का वध होने वाला था, उस समय जलालुद्दीन यही देवगिरी से वापस लौटा था। और जब देवगिरी से अलाउद्दीन वापस लौट रहा था, तो जलालुद्दीन कहाँ था? यह ग्वालियर में उस समय था। और क्योंकि अलाउद्दीन धोखे से आक्रमण किया था देवगिरी पर और यह सुल्तान को बताया नहीं था, तो इसकी सूचना जब जलालुद्दीन को लगती है, तो अहमद चप ने कहा कि उसे चंदेरी में ही रोक लीजिए, ऐसा सलाह दिया। लेकिन जलालुद्दीन ऐसा कुछ नहीं, अपनी उदारता दिखाते हुए दिल्ली वापस लौट जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी जब देखता है कि कोई विरोध नहीं हुआ, तो वो भी अपने कड़ा मानिकपुर में चला जाता है। और उसके बाद अलाउद्दीन अपने भाई अल्मास बेग को एक पत्र लिखता है, और उस पत्र में लिखता है कि मैं जलालुद्दीन से माफ़ी मांगता हूँ, और उन्हें निमंत्रण देता हूँ कि वह कड़ा मानिकपुर में आए, जिससे कि मुझे लगे कि उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया है। अगर वह नहीं आएंगे तो मैं बंगाल भाग जाऊंगा, ऐसा अलाउद्दीन ने कहा। और यह भी कहा कि जितना धन मैं लूटा हूँ वह पूरा धन उन्हें दे दूंगा। तो यह समाचार जलालुद्दीन को मिलता है। जलालुद्दीन बड़ा भावुक हो जाता है और वह कहता है ठीक है, मैं अलाउद्दीन से मिलूंगा। अब जलालुद्दीन वह गंगा नदी के तट से होकर के जाता है, और जब नदी पार करता है तो सेना पीछे रह जाती है और यह आगे निकल जाता है। और फिर अल्मास बेग के कहने पर वह अपना हथियार निकाल देता है और बिना हथियार के ही अलाउद्दीन के पास पहुंचता है। अलाउद्दीन दौड़ करके पैरों में गिर जाता है जलालुद्दीन के, और उसके बाद जलालुद्दीन अलाउद्दीन को गले से लगा लेता है। लेकिन जब गले से लगता है, उसी समय अलाउद्दीन अपने सहयोगी मोहम्मद सलीम को इशारा करता है आक्रमण करने के लिए। जब आक्रमण कर देता है, तो घायल अवस्था में जलालुद्दीन कहता है धोखेबाज, यह तूने क्या किया? यह कहते हुए जलालुद्दीन भागने लगता है। तभी अलाउद्दीन ने इख्तियारुद्दीन को भी इशारा करता है, और तुरंत इख्तियारुद्दीन ने जलालुद्दीन के सिर को धड़ से अलग कर देता है। 20 जुलाई 1296 में जलालुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। उसे कड़ा मानिकपुर में उसके सिर को पूरे इलाके में घुमाया जाता है, और अलाउद्दीन अपने को सुल्तान घोषित कर देता है। अब अलाउद्दीन मलिक फखरुद्दीन को छोड़कर बाकी जितने सरदार थे, जितने अमीर थे, सबकी हत्या करवा देता है और स्वयं सुल्तान बन जाता है। अलाउद्दीन का अब शासनकाल प्रारंभ होगा। जलालुद्दीन का यहीं अंत हो जाता है। जलालुद्दीन
के साहित्यिक विकास के बारे में थोड़ा सा जान लें कि यह उदारता के साथ साथ बुद्धिमानों को संरक्षण भी देता था। और उसमें जैसे कुतुबुद्दीन अलवी थे, ख्वाजा जमालुद्दीन थे, मुइज़ जर्मी थे, अमीर खुसरो, इन सबको संरक्षण दिया था। तो इसका शासनकाल यहीं समाप्त हो जाता है। और अगले वीडियो में अब हम सब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।